नशा एक ऐसी बीमारी है जिसके आदी अपनी लत पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शब्बीर ने काहना में एक ऐसे छोटे से ख़ानदान को देखा है जो गुर्बत की आखिरी सतह पर था। बेटे बेरोज़गार थे और बूढ़ी माँ लोगों के घरों में काम करके घर चला रही थी। फिर इस ख़ानदान को जैसे कोई इफ़रीत निगल गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शफीक और नबील की माँ बावर्ची खाने में कोई बर्तन तलाश कर रही थी और उसे बर्तन नहीं मिल रहा था। इसी तलाश में स्टील के कुछ बर्तन गिरने से शोर हुआ तो बहू दौड़ी हुई आई। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? क्या स्टील का इतना बड़ा भगोना था, न जाने कहाँ चला गया। जरा ढूंढ दे मुझे। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं देख देती हूँ, रुको। हाँ देख बेटा जरा। तुम्हें काम करो। पका क्या रही हो वैसे? अरे ये निकम्मे है ना, ये लोग कह रहे हैं कि आलू और गोश्त का नाश्ता करना है। इन निकम्मों के लिए वही बनाने जा रही थी। अच्छा एक काम करो अम्मा, अभी इसमें बना लो, पक जाएगा इसमें। मैं तुम्हें आराम से ढूंढ लूँगी। हैं चल ठीक है, तू ऐसा कर बेटा, मुझे थोड़ी सी प्याज काट दे। प्याज? अच्छा वो तो मैं आपको काट देती हूँ। वो एक ना अम्मा छोटा सा काम था तुमसे। हाँ बोल, क्या काम है? वो बेटा है ना तुम्हारा, इसको की शादी में जाना है, तो कह रहा था कि थोड़े बहुत पैसे हो जाते थे। ले तुझे तो पता ही है मेरे पास कहाँ होते पैसे, कौन देगा मुझे? तनख्वाह दी होगी ना आपको? अरे बेटा उसका तो मैं घर का राशन ले आई। 1000-2000 बस बचे थे। 1000? हाँ वो यही तो कह रहे थे कि 1000 रुपये भी हो जाए तो बहुत है। अच्छा देख वो कप रखा हुआ है ना, हाँ ये कबर्ड में, यहाँ से ले ले। कहाँ छोड़ दो तुम लोग तो, 1 रुपया भी मेरे पास। अच्छी अम्मा, मैं प्याज काटती हूँ, आप बैठो, मैं कर देती हूँ। अच्छा देख अच्छा सा पकाइयो, पतला शोरबा दोनों टाइम चल जाए। हाँ जी अम्मा ठीक। हाय हाय। बहू ने चाय की प्याली से पैसे निकाले और प्याज काटने बैठ गई। 60 साला बेवा मार्गरेट ने बड़े बेटे शफीक की शादी कर दी थी, जबकि एक बेटा गैर शादीशुदा था। दोनों बेटे निकम्मे थे। घर के अखराजात पूरे करने के लिए बूढ़ी माँ मेहनत मजदूरी करती थी और इंतहाई कम कमाई को भी बेटों से छुपा कर रखती थी, क्योंकि वो हर वक्त माँ के सामने हाथ फैलाकर खड़े रहते थे और पैसे न मिलने पर माँ से बहसो तकरार करते थे। दरवाजे पर दस्तक हुई और शफीक की माँ दरवाजे पर गई। बाहर उसके बेटे का कोई दोस्त खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा शफीक है? हाँ है, सो रहा है। अम्मा इसे उठाएं, एक काम था। अच्छा तुम लोग भी काम करते हो? तू यहीं खड़ा रह, मैं बताती हूँ उसे। माँ ने दरवाजे से पलटते हुए बेटे को आवाज लगाई। शफीक, अरे ओ शफीक, ओ निकम्मे हडराम उठ जा, बाहर दोस्त आया है तेरा। अरे अल्लाह, अरे जा देख कौन है। माँ बड़बड़ाती हुई चली गई और शफीक आंखें मलता हुआ घर से बाहर आ गया। अबे तू? अबे हाँ, सुबह सुबह? चल बाहर चलते हैं, पार्टी करेंगे। बात सुन, अयाज भी आ रहा है। अच्छा ये बता, माल वाल है? खरीद लेंगे, चल तू तो चल ना। लेकिन कौन खरीदेगा? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। मेरे पास 200-400 है। काम कर, अम्मा से पकड़ 5500। हाँ अम्मा तो मुझे अभी दे देंगी। पता नहीं तू कैसी बातें करता है। अच्छा एक काम कर, तू देर चबूतरे पे बैठ, मैं कुछ करता हूँ। सही जल्दी। शफीक वापस मुड़ा तो माँ अपने कामों में मशगूल थी। अम्मा, अम्मा। क्या हो गया, चला गया? नहीं वो यही है, असल में मुझे लेने आया ना, वो एक काम पर जा। अच्छा नौकरी पे? हाँ वो बता रहा था कि किसी सेठ को ना मुलाजिम की जरूरत है, बस तू दुआ करना। अरे अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। नाश्ता नहीं करी? नहीं अम्मा, वो मैं आके कर लूंगा। अच्छा बस मैं कपड़े बदल लूँ। आय है, वो जो कमीज तू पहना हुआ था वो तो मैंने मैले कपड़ों में डाल दी। अरे अम्मा तू पता नहीं क्या करती है, एक ही दिन तो मैंने पहनी थी। क्या हो गया? मैली कुचैली पहन के जाएगा, ऐसी बू आ रही थी उसमें से, तौबा। नहीं बस मुझे वो ही पहननी है, समझ आई? अच्छा मुझे बता, कुछ पैसे वैसे हैं? मेरे पास कहाँ से आए, कौन देता है मुझे? अरे 100-200 दे दो। अरे क्या आप कसम खा के बताऊं,
ला तौबा इन लोगों से तो। इस दौरान शफीक की माँ इधर उधर हुई तो बेटे ने कमाले महारत से एक पुराने बर्तन को टटोला तो उसमें से रकम बरामद हो गई। उसने पैसे जेब में रखे और खामोशी से निकल गया। माँ को पता चल गया था कि उसका निकम्मा बेटा पैसे चुरा लेता है। अब माँ ने ये किया कि पैसे छुपाने की जगह ही बदल दी। बेटा सर मार मार कर थक जाता, लेकिन जब पैसे न मिलते तो वो माँ से लड़ने लगता। बल्कि छोटा भाई भी इस झगड़े में शरीक होकर माँ को बुरा भला कहने लगता। शब्बीर ने देखा कि बड़ा बेटा माँ की चादर पकड़े उसे खींच रहा था। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ से ला के दूं मैं तुम्हें पैसे? छोड़ मुझे, छोड़ कमबख्त। क्यों, कल तनख्वाह नहीं मिली? भाई मुझे तो लग रहा है अम्मा ने सारे पैसे कहीं छुपा के रखे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है? मुझे तो लग रहा है तुम लोग कोई नशा वशा करने लगे हो। अरे बाबू आ देखिए कैसा मैं जकड़ के बैठे हैं, मुझे छुड़ाया इन कमबख्तों से। अरे क्या हो गया आपको? छोड़ो अम्मा को, क्या हो गया? मुझे सब पता है, तू भी ना अम्मा के साथ मिली हुई है। मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं किसी ना किसी का सर फोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? खुदा का खौफ करो। अपनी माँ को धमकी दे रहे हो? तुम समझाते क्यों नहीं अपने भाई को? क्या समझाएगा, ये तो खुद मिला हुआ है चर्ची का। ये मुझे पता है, इन्होंने ही मारा है अपने बाप को। अरे ये औलादे नहीं, बेहिस जानवर है, बेहिस जानवर। अल्लाह मेरी जान छुड़ा इन लोगों से। मत बस कर दो, ज्यादा बकबक नहीं करो। अब मुझे सब पता है अब्बा कैसे मरा है। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से कमबख्तों। अरे निकाल इनको बाहर, कमबख्तों को। मेरी जान छुड़ा अल्लाह का वास्ता। अल्लाह निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से, जाओ। खुदा मुझे ही उठा ले, ऐसे नाफरमान औलाद पैदा कर दी मैंने। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। दोनों बेटे मंशियात के आदी हो गए थे। सारा दिन घर से गायब रहते और जब रात को लौटते तो घर में खूब गुलगपाड़ा करते। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात गए आहिस्ता से दरवाजा खुला। आजा आजा, जल्दी आजा। अम्मा सॉरी। अभी तो मैं भाई, मुझे एक आइडिया है। तुझे वही आइडिया आया हो जो मैं सोचा। पीतल की पतीली के बर्तन कबाड़ में बेच के कुछ पैसा कमा लेंगे। मैं भी यही सोचा। सॉरी, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। हम लोग पतीली उठा के कमरे में रख दिया।
शब्बीर ने देखा कि वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते छोटी सी पतीली उठाने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत से बर्तन गिर गए। शोर से माँ की आंख खुल गई और वो दौड़ी हुई किचन की तरफ आई। अरे क्या हो गया? कौन है? बख्तो, ये बर्तन गिरा दिए, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं अम्मा, बस हम दोनों ने एक फैसला किया था, सोचा अम्मा को बता दो। बता ना। अब हम दोनों तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। अरे कम बख्तो, ये किचन में इतने सारे बर्तन फैला के तुम मुझे कौन सा आराम पहुंचा रहे हो? नशेबाज कहीं के। देखो अम्मा, तुम हमें मारो, पीटो, कत्ल कर दो, लेकिन नशे ही नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलूं? तुम लोग हो नशेबाज, बोलूंगी मैं तो। हरामखोर। तो बस ठीक, बोलो, तुम्हारा अपना नुकसान है अम्मा। लोग बोलेंगे वो देखो, वो निशेई जो है उनकी अम्मा चाहिए। बोलो, तुम्हें अच्छा लगेगा? इतने अट्टे गट्टे नौजवानों की माँ को लोग नशे की माँ बोलेंगे। चुप कर जाओ, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। कम बख्तो, 5 मिनट के अंदर सारे बर्तन वापस रखो और बिल्कुल ठीक ठाक कर दो ये बावर्ची खाना, और दफा हो जाओ यहाँ से। अब मैं सोने जा रही हूँ, कोई आवाज नहीं आए, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। सोने दिया कर अम्मा को, सुबह से काम पे लगी। ठीक है भाई। माँ के जाते ही दोनों भाइयों ने फुर्ती दिखाई। अब एक काम कर, अंदर जा और एक चादर लेके आ। चादर? चादर? चादर का क्या करना है? बड़ा हूँ मैं, बड़ा भाई हूँ, जो मैं बोलूँ वो सुना कर। चल चल, शाबाश मेरे छोटे शेर, शाबाश। चादर। एक चादर लाई गई। शब्बीर ने देखा कि दोनों भाइयों ने चादर में जल्दी जल्दी सारे बर्तन बांधकर गठरी बना ली और अपने कमरे में साथ ले गए। नशा पूरा करने के लिए दोनों भाई घर के सारे बर्तन बेच चुके थे। जब मां को यह सूरत हाल पता चली तो उसने बेटों को घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन बेटे मां से इंतकाम पर उतर आए। शब्बीर ने देखा कि शफीक और नबील की मां एक बंगले में झाड़ू पोछा करके फारिग हुई तो मालिकन ने उसे बुलाया। काम खत्म हो गया? जी बाजी। तुम्हारी कमेटी निकल आई है। हाँ, अरे बाजी गिनने की क्या जरूरत है, पूरे होंगे ना। अच्छा लड़का, क्या करोगी इतने पैसों का? छोटे बेटे की शादी करवानी है ना। तुम तो कहती हो तुम्हारे बेटे बर्तन बेच के नशा करते हैं। क्या करूं, औलादे करना पड़ता। क्यों कर रही हो नशे की शादी? बीवी को भी तंग करेगा। बाजी दिल पे पत्थर तो नहीं रख सकती ना। अच्छा, क्या गारंटी है कि तुम्हारे बेटे की पैसा नहीं छीनेंगे? इनको ऐसी जगह छुपा के रखूंगी ना, उनके बाप को भी नहीं पता चलेगा। चलो अच्छा, देख के जाना, दरवाजा बंद कर देना। जी बाजी जी। दोनों बेटों को किसी तरह पता चल गया था कि मां के पास 50,000 रुपए हैं। दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन मां इनकार करती रही, जिस पर मुबैना तौर पर दोनों बेटों ने मां पर शदीद तशद्दुद किया। शब्बीर ने देखा कि एक देहाती सुबह के वक्त अपने खेतों में काम कर रहा था। वो झाड़ियों के करीब गया तो एक मस्कशुदा लाश देखकर खौफजदा हो गया। नूर भाई, जल्दी जल्दी। शब्बीर ने देखा कि उनकी आंखों में खौफ था। एक देहाती ने पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस ने लाश की बाकियात का पोस्टमार्टम किया, DNA टेस्ट किए, तफ्तीश शुरू कर दी।
लाश के पास से बिजली का एक बिल बरामद हुआ जिसने कातिलों तक पहुंचने में मदद की। ये मार्गरेट की लाश थी जिसे उसके दोनों बेटों ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था और लाश वीराने में फेंक दी थी, जहां लाश को जंगली जानवर खाते रहे। तफ्तीश के दौरान मार्गरेट के सफ़ाक नशे बेटों ने इकरार जुर्म कर लिया था और पुलिस ने उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। देवर की शादी होने वाली थी और भाभी को अपना इख्तिदार हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था। देवर नदीम अनम से शादी की हामी भर चुका था और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। देवर की शादी के बाद भाभी ने जो किरदार अदा किया, यही इस कहानी का मरकजी मौजू है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक मुतमव्वल औरत बड़े शाहाना अंदाज में सोफे पर बैठी थी। उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था, माथे पर बल पड़े हुए थे, जैसे घर में जो कुछ होने जा रहा था वो सब उसकी मर्जी के खिलाफ था। नदीम की भाभी की छोटी बहन भी वहीं मौजूद थी। बाजी कहाँ हो रही है आपके देवर की शादी? रुक जा, दिखाती हूँ अभी। कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। बाजी अच्छी तो है, लेकिन आप तो कह रही थी कि अच्छी है ये, फिल्टर से बूथा चमकाया हुआ है। सामने से देखने में ना बिल्कुल ही सूखी सड़ी काकड़ी सी है। पता नहीं क्या नजर आया है नदीम को इसमें। तो आपको क्या है बाजी, नदीम भाई की पसंद है, किसी को क्या एतराज? अरे कोई खानदान भी तो हो, पता नहीं कहाँ के गरीब गुरबा हैं। खैर हमें क्या, मैं चाहूँ ना अभी 2 मिनट में रिश्ता ख़त्म करवा दूँ, लेकिन मैं चाहती ही नहीं हूँ। तरस आता है मुझे बेचारे नदीम पर। मैंने ना कई बार दबे लफ्ज़ों में कोशिश भी की कि तुमसे शादी कर लो, पता नहीं लेकिन किस हवा में रहता है। मुझसे क्यों करेगा, मैं तो कभी ना करूँ खामखा। तेरे भी ना बड़े दिमाग हो गए हैं, चल जा, दिमाग मत ख़राब कर मेरा। अच्छा सुन, वो नई फिल्म कौन सी आई जिसकी बड़ी चर्चा चल रही है, कौन सी है वो? मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ। हाँ हाँ चल जा यहाँ से। पता नहीं किस बात के नखरे हैं। मैं यहाँ लगी पड़ी हूँ कि नदीम की शादी इससे करवा दूँ, इसकी तो मिजाज ही नहीं मिल रहा है। नदीम और अनम की शादी हो गई थी। नदीम के 2 छोटे बच्चे थे, जबकि भाभी के बच्चे बड़े थे। बच्चों के दरमियान आए रोज धमा चौकड़ी हुआ करती थी और कभी कभी भाभी अपनी देवरानी के बच्चों को पीट भी देती थी। शब्बीर ने देखा कि अनम का 5 साला बच्चा हाथ में बॉल लिए भाग रहा था और उसके पीछे उसके ताया का बड़ा बेटा दौड़ रहा था। बोल तो मेरी। नहीं मेरी बोल तो मेरी। अम्मी दे दो, भाई बॉल नहीं दे रहा। अरे अरे छोटा है वो, उसे लेने दो बॉल। चाची मेरी बोले। अरे उसका हाथ तो छोड़ो, उसका हाथ तोड़ोगे क्या? ये लो पकड़ो अपनी बॉल और जाओ यहाँ से, चलो। तुम्हें कितनी बार मना किया ना उसके साथ मत खेला करो। मम्मी ये मेरी चीजें ले रहा था। आज के बाद जरूरत नहीं उसके साथ खेलने की। इंतहा से भी ज्यादा बदतमीज बच्चा है, पता नहीं क्या क्या सीखता है अपनी माँ से। देवरानी की लान तान सुनकर अनम की भाभी तनतनाती हुई वहाँ आ गई। क्या क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को बदतमीज कह रही हो? और तू इधर आ, यहाँ पे आ। मेरे बेटे को बदतमीज कह रही हो? हाँ तो बदतमीज है तो बदतमीज ही कहूंगी ना, जब देखो बच्चों के साथ मारपीट। देखो खबरदार, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने, अपने औकात में रहो। अब अगर अपने सड़े मुंह से मेरे बेटे के लिए एक अल्फाज भी गलत निकालो ना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। पता नहीं किस जंगल से नदीम उठाकर ले और हमारे सर पे बिठा दिया। जिस खानदान से मैं आई हूँ ना, उस खानदान में आप जैसी मासियां काम करती हैं। और बाय द वे, जंगल से मुझे नहीं लाया गया, आपको भाई साहब उठाकर लाए किसी जंगल से। अपनी बकवास बंद करो, बहुत सुन ली तुम्हारी मच मैंने। हाँ नहीं तो तुम्हारे शौहर को पूछती हूँ उससे। मेरी बेइज्जती करवाने लेकर आए क्या तुम्हें यहाँ पर? अरे जाएं, जिसे शिकायत लगानी है लगाएं। याद रखिएगा, आज के बाद अगर आपके बेटे ने मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी मैं उसके, समझिए आप? क्या? चलो हाथ तोड़ दोगी? हाथ तो लगा के दिखाओ, मुंह नोच लूंगी तुम्हारा मैं। बड़ी आई मेरे बेटे का हाथ तोड़ने वाली बदतमीज औरत। और तू क्यों खेलता है उसके साथ? चल यहाँ से। अनम बच्चे को घसीटकर कमरे में ले गई, कमरा बंद कर लिया और उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी बड़बड़ाती रही। अब भाभी ने अपने देवर के कान भरना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता अनम का शौहर भी अपनी बीवी से बेजार रहने लगा। शब्बीर ने देखा कि अनम, उसका शौहर और भाभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। लो, अरे भाभी ये बिरयानी आपने बनाई है? अरे जाहिर सी बात है, इतने मजे की बिरयानी मेरे अलावा घर में भला और कोई भी बना सकता है क्या?
हाँ, इसका जायका बता रहा कि आपके अलावा कोई नहीं बना सकता। हाँ, जैसे मुझे तो कुछ भी बनाना ही नहीं आता है ना। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? तुम कभी नमक तेज कर देते हो तो कभी मिर्चें। तो ठीक है, आज के बाद आप इनके ही हाथ का बना हुआ खाइए। अरे अनम, क्या हो गया भाई? हंसी मजाक भी कोई चीज़ है? तुम तो सीरियस हो गई। भाभी, इस घर में जो खेल खेला जा रहा है ना, मुझे सब पता है। लो भाई, खेल खेला जा रहा है, सुन लिया देवर जी? इनका कहना है कि खेल खेला जा रहा है, तो अब अपनी बेगम से ये भी पूछ लें कि कौन सा खेल खेला जा रहा है। क्या कह रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। बात सुनिए, खाना खाकर ना कमरे में आने की जरूरत नहीं है आपको। अनम उठकर चली गई और नदीम और उसकी भाभी एक दूसरे का मुंह तकने लगे। देख लिया, कर लो अपनी और मनमानी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये औरत तुम्हारे काबिल है ही नहीं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्जी करनी है। देख लो अपनी मर्जी। उस वक्त तो फुल मजनू बने फिर रहे थे, प्यार का भूत जो सवार था सर पे। भुग तो अब मुझे तो डर लगता है किसी दिन भी कुछ भी इल्जाम लगा सकती है ये। खुदा के वास्ते भाई, इस पागल का हाथ पकड़ो, कहीं और लेके जाओ, पागल कर देगी हमें भी। अरे भाभी, इसकी इतनी मजाल, मैं अभी इसका दिमाग ठीक करता हूँ। सारा खाना खराब कर दिया। छोड़ो ना, तुम क्यों पागल के चक्कर में मूड ऑफ कर रहे हो? प्लेट साफ करो, उसके बाद जाना। भूख मर गई है भाभी। अरे नदीम, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। भाभी को मुबैना तौर पर खदशा था कि कहीं उसकी देवरानी देवर भाभी पर कोई शर्मनाक इल्ज़ाम न लगा दे। भाभी ने एक इंतहाई घटिया तरीका इस्तेमाल किया। अरे नदीम, वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा ये छोड़ो, पहले बताओ कि अनम आ जाएगी? इसमें कोई शक नहीं है, आप बताएं मुझे। अच्छा देखो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझती हूँ और तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, आप बोले। पता नहीं मुझे तुमसे ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन तुम ना एक काम किया करो, अनम पे ना थोड़ी सी नज़र रखा करो। नज़र रखूँ मतलब? मुझे लगता है कि वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई आता है। अरे नहीं भाई, तुम हर बात का उल्टा सीधा मतलब निकाल लेते हो। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि शायद, हाँ शायद उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और मर्द भी है। भाभी अब खुल के बात कीजिए प्लीज़। अरे भाई, कल यूँ हुआ कि अनम समझ रही थी मैं घर पे नहीं थी, तो मैं घर पे, मैंने कहाँ जाना है, काफ़ी देर तक फ़ोन पर बड़ा हंस के बात करती रही है किसी से। वो भाभी वो तो बात होनी है, अम्मी से ही बात कर रही होगी। पता नहीं भैया, अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और हाँ, अब ये सब बातें अपनी बेगम को मत लगा देना कि भाभी ऐसा ऐसा कुछ कह रही थी। देखो, छोटे भाइयों की तरह समझती हूँ, जो कहूँगी तुम्हारे भले के लिए कहूँगी, है ना? अच्छा खैर चलो छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगे? मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। अरे छोड़ो ना, मत सोचो, मेरे हाथ की चाय पियो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चाय तो आप बहुत अच्छी बनाती है, ले चाय। अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में भाभी निहायत निफासत से चाय लेकर आई तो देवर को देखकर ठिठक गई। चाय? अरे वाह, क्या लग रहे हो देवर जी, इतनी बातों में तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। वेरी स्मार्ट यार। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाभी के साथ भी एक सेल्फी ले लें? हाँ यार, मैं अपने मोबाइल से सेल्फी बना लेता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, मुझे ना भेज ज़रूर देना, पता चले बेगम के डर से भेजो ही ना। और हाँ, अब हमारी ये सेल्फी अपनी बेगम को मत दिखा देना, पता नहीं क्या का क्या समझेगी। समझने दो, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी थी। जाहिर है भाई, माँ बदौलत ने बनाई है। अच्छा खैर सुनो, मुझे किचन में ना काफ़ी काम है, वो देख लेंगे, और जब तुम जाओ ना तो दरवाज़ा बंद करके जाना। देवर ने सेल्फी भाभी को भेजकर अपने फोन से डिलीट कर दी थी, लेकिन भाभी ने जो कुछ किया
वो बहुत खतरनाक था। अनम अपने कमरे की सफाई कर रही थी कि पीछे से उसकी भाभी आ गई। अरे भाई तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे भाभी, बच्चे कमरा इतना गंदा कर देते हैं, मैं सफाई कर रही थी बस। अच्छा वो क्या कहने आई थी, समझ में नहीं आ रहा। हाँ मेरे बेटे की परसों बर्थडे है, याद है ना? अरे हाँ हाँ भाभी याद है। अच्छा अब क्या पहनोगी? मैं सोची थी कि क्यों ना हम दोनों सेम ड्रेसिंग करें, क्या ख्याल है? नहीं भाभी, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी पहने, मुझे ज़्यादा बनने संवरने का शौक नहीं है। यही तो तुम्हारी गलत हरकत है। जब देखो मैली कुचैली ही रहती हो, फिर कहती हो कि शौहर लिफ्ट नहीं कराता। अरे भाई तुम्हें इतना स्मार्ट और हैंडसम शौहर मिला है। तुम्हें पता है कल मौसूफ कहीं जा रहे थे, यार क्या ड्रेसिंग की हुई थी नदीम ने। मैंने तो फौरन ही सेल्फी की फरमाइश कर ली। दिखाऊं? अभी दिखाती हूँ। ये देखो, है ना कैसी ड्रेसिंग है? उनसे ज़्यादा तो आप स्मार्ट लग रहे हैं। अरे छोड़ो ना, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम भी ना मेरी तरह बन संवर के रहा करो। अच्छा, सेल्फी की फरमाइश आपने की थी या नदीम ने? हाँ की तो मैंने ही थी, लेकिन नदीम ने क्या कहना था, हमेशा की तरह बेचारे ने कहा जी भाभी क्यों नहीं, ज़रूर सेल्फी लेते हैं और बस ले ली। अच्छी है ना? अच्छा आप चाहें तो मुझे फॉरवर्ड कर दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी कर देती हूँ। हाँ मगर छोड़ो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप दोनों का कौन सा चक्कर चल रहा है? अरे अनम ये एक नॉर्मल सी बात है, तुम तो खामखा दिल पे ही ले रही हो। दिल पर मैं नहीं ले रही, आप ले रही हैं। और मुझे लगता है कि अब मुझे अलग हो जाना चाहिए। अलग हो जाना चाहिए? क्यों अलग हो जाना चाहिए? तुम मुझ पर और नदीम पे शक कर रही हो? सेल्फी की मुस्कुराहट तो कुछ और ही कहानी सुना रही। अव्वल दर्जे की बेवकूफ औरत हो। अरे मैं नदीम को अपने छोटे भाइयों की तरह समझती हूँ। बहुत अफसोस की बात है तुम मुझ पर नदीम पे शक कर रही हो। भाभी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, प्लीज आप यहाँ से चलिए। अच्छा भाई ये लो, ये देखो डिलीट कर दी, हो गई खुश। अब क्या फर्क पड़ता है आप पिक्चर डिलीट करें या ना करें? बच्चों की लड़ाई हस्बे मामूल जारी थी और भाभी देवरानी के दरमियान हस्बे मामूल एक दूसरे को बुरा भला कहने का सिलसिला भी जारी था। और अब एक मशकूक तनाज़ा भी खड़ा हो गया था। अनम की भाभी और उसका शौहर अनम से तंग आ चुके थे। फिर एक रोज़ मुबैना तौर पर अनम किचन में काम करते हुए बुरी तरह जल गई। उसे हस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3-4 दिन ज़ेरे इलाज रहने के बाद उसकी मौत वाक़े हो गई। वाक़े के वाहिद गवाह अनम की 6 साला बच्ची थी, जिसका कहना था कि उसकी माँ को उसके अब्बू और ताई ने मिलकर जलाया था। किसने मारा उसको? फौजिया तो जॉन से आंटी पापा ने कहा था बस इसको मारना है, वो आग नहीं लगानी, तो उनको ने आग लगा दी है। तो ना तो फिर बाबा ने कहा है आग नहीं लगानी, फिर पापा ने कह दिया, तुमको ने कहा मैं आग लगानी है। तो बाबा कहते हैं तो फिर मेरी माँ के साथ पंच से पेट्रोल लाओ, तो थोड़ा सा पेट्रोल डालना, बस भट्टे के माचिस लगानी है, तो इसने भट्टा फेंक देना बस। तो उनको ने आग लगा दिया कपड़ों पे। हम जहाँ पे जब गए कॉल आई है ना हमें, हम वहाँ चले गए हैं, जाके देखा तो उसको ना आग लगी हुई थी। रेस्क्यू वाले आए हैं, उन्होंने उठा के ले गए हैं, वो ड्रामा सेंटर में गए हैं, ड्रामा सेंटर से उन्होंने रेफर कर दिया लाहौर में। लाहौर जना हॉस्पिटल में रहे, तीन दिन बाद उसकी डेथ हो गई है। ये हमारे जाने के पहले वाक़या हो, आग लगी हुई थी, बुझी हुई थी, रेस्क्यू वाले उठा के गाड़ी में डाल रहे थे, तो हम देखा तो वो रेस्क्यू के साथ ही गए हैं, तो वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया, लाहौर भेज दिया। लेकिन हम बता नहीं सकते कि उसका जिस्म इतना ज़्यादा जल गया था, वो जैसे ही हाथ लगाते थे उसकी मांस उतर रहा था, बाजू भी टूटा हुआ था। इतना शद्दत किया उन्होंने, मार मार के इतना किया जो उसका बाजू भी टूट गया। लेकिन हमें ये है कि हमारी रिक्वेस्ट ही है कि ये मरियम नवाज़ के पास जाए, हमें इंसाफ मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अनम की मौत के बाद उसके लवाहिकीन ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। शब्बीर ने शेखुपुरा में पेश आने वाले इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और मामले की तहकीक करके मुबैना मुल्ज़िमान को सज़ा देने का भी मुतालबा किया है।
देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज़, शब्बीर तो देखेगा।